नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी जनरेटर में जो हानियां अपन जो स्टडी करते आ रहे हैं, डीसी जनरेटर के हानियों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, उन हानियों में स्थिर हानियाँ चल रही हैं, कॉन्स्टेंट लॉस चल रही हैं। जिसमें से कॉन्स्टेंट लॉस के अंदर अपन देख रहे हैं कि लो हानि क्या होती है, मतलब कोर हानि या लो हानि या फिर चुंबकीय हानि बोल सकते हैं। कितने प्रकार की होती है, जिसमें से मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की होती हैं। एक आपको मैंने बताया कि एक तो होती है हिस्टैरिसीस हानि और एक होती है भंवरधारा हानि, जो कोर में होती हैं, लोहे के भाग में होती हैं। तो उनमें से पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हिस्टैरिसीस हानि किस प्रकार डीसी मशीन में या सभी प्रकार की मशीनों में उत्पन्न होती है और उस हानि से मशीन में क्या प्रतिक्रिया होती है और वो किसके रूप में परिवर्तित होकर मशीन में व्यर्थ की ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त की, अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर किए और प्रत्येक प्रश्नों का हल अपने खोजा और एक माइनर चीज के बारे में पढ़ा कि किस किस प्रकार से यह हानि उत्पन्न होगी और कहाँ कहाँ इफेक्ट डालेगी। इन सब के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करके आज उस हानि को, कौन सी को, कांस्टेंट लॉस अर्थात स्थिर हानि को आगे जारी रखते हुए आज की इस वीडियो में देखेंगे कि भंवरधारा हानि क्या होती है, एडी करंट लॉस क्या होता है, कहाँ उत्पन्न होती है, किस प्रकार की हानि होती है, क्यों उत्पन्न होती है और उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। इस हानि को कैसे अपना रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे या समाप्त करेंगे। समाप्त नहीं करेंगे तो कम कैसे करेंगे और कम करने की प्रोसेस क्या रहेगी। क्योंकि काफ़ी बार दोस्तों आपने देखा होगा कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो या तो हिस्टैरिसीस हानि के बारे में आता है या फिर लगभग देखा जाए तो भंवरधारा हानि के बारे में आता है और फिर नहीं आएगा तो कॉपर लॉस के बारे में आएगा। तो यही हानियाँ इंपॉर्टेंट होती है। बाकी आपने फ्रिक्शन लॉस, हिस्टेरिक लॉस देखते हैं, उनमें से अब तक कोई कभी कभार एक दो क्वेश्चन आया होगा तो आया होगा, नहीं आया होगा, लेकिन दो तीन हानियाँ आपने पढ़ रहे हैं, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, इनके बारे में देख रहे हैं। तो आज उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हानि चलती है अपने एडी करंट लॉस, उसके बारे में देखते हैं। तो आप लोगों ने मतलब पिछली वीडियो में देखा कि किस प्रकार की हानि है, स्थिर हानि होती है, स्थिर हानि होती है, ठीक है। इस तरह कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस के बारे में पढ़ रहे थे। ये कितने प्रकार की थी, देखो आप लोगों ने देखा इस कांस्टेंट लॉस में आपने देखा कि ये एक तो होती है लो हानि, आयरन लॉस, और इसी हानि का दूसरा नाम है, कौन सी का, इस लो हानि का दूसरा नाम है कोर लॉस, कोर हानि, इसको कोर लॉस ये। और इसी हानि का तीसरा नाम क्या था, मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय हानि, इसको मैग्नेटिक लॉस के नाम से जानते हैं। अब इन हानियों में आपको बताया कि ये हानि कितने प्रकार की थी, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये हानि दो प्रकार की होती है। हानि क्यों उत्पन्न होती है, हानि किसे कहेंगे और किस भाग में उत्पन्न होगी, कैसे उत्पन्न होगी, मशीन में क्या इफेक्ट डालेंगे, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह खासी जानकारी प्राप्त की थी, अच्छी तरह से समझाया था, एक एक पॉइंट टू पॉइंट जीरो लेवल से समझाया था कि किस प्रकार हिस्टैरिसीस लॉस होगी। लेकिन आज उसी प्रकार से समझेंगे कि भंवरधारा हानि कैसे उत्पन्न होगी और रिड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है। तो इन हानि में मैंने आपको बताया कि यह हानि कितने प्रकार की थी, यह हानि दो प्रकार की थी। एक तो थी हिस्टैरिसीस लॉस, जिसको शैथिल्य हानि बोलते हैं, शैथिल्य हानि या क्षति। और आज दूसरी पढ़ रहे हैं कौन सी, एडी करंट लॉस, जिसको भंवरधारा हानि के नाम से जानते हैं। ये पढ़ेंगे आज, ठीक है। अब भंवरधारा देखो, भंवरधारा क्या होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि भंवरधारा, जब तक आपको नहीं पतेगा कि भंवरधारा होती क्या है तो हानि कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, भंवरधारा हानि के बारे में मैंने चुंबकत्व का जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो अच्छे एक एक कॉन्सेप्ट को इतनी मस्त तरीके से पढ़ाया था। वैसे आप लोग एक बार उस वीडियो को देखोगे तो आपके बारे में भंवरधारा हानि या भंवरधारा के बारे में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज ही नहीं रहेगा। आपके मन की सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी कि भंवरधारा कैसे उत्पन्न हुई, भंवरधारा का निर्माण किसने किया, भंवरधारा का जनक कौन था, कहाँ भंवरधारा होती है, भंवरधारा के उपयोग कहाँ होते हैं, भंवरधारा की हानि कहाँ होती है, लाभ हानि मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो आज उस हानि को अपने यहाँ पूरा खुलासा करेंगे। मैंने सिर्फ भंवरधारा पढ़ाई थी, हानि नहीं पढ़ाई थी वहाँ पे। तो हानि के बारे में मैंने अच्छी जानकारी प्राप्त आपको दी थी, लेकिन उसका पूरा खुलासा नहीं किया। तो आज डीसी जनरेटर में भंवरधारा हानि पढ़ रहे हैं और ये भंवरधारा हानि दोस्तों डीसी जनरेटर के बारे में नहीं है,
ये लगभग अपनी इलेक्ट्रिकल मशीन जो भी होगी वहाँ भंवर धारा आने के बारे में अवश्य आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा। चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो मोटर हो, जनरेटर हो, अल्टरनेटर हो, कोई भी मशीन आपको लगे भंवर धारा आनी अवश्य होगी। तो इसका मतलब कि आज ये भंवर धारा किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लगभग सभी मशीनों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ वर्गीकरण किसका चल रहा है? डीसी जनरेटर का चल रहा है, इसलिए डीसी जनरेटर का ही नाम लेंगे। आगे मशीन पढ़ेंगे उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। ठीक है, अब देखो भंवर धारा होती क्या है, भंवर धारा हानि होती क्या है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूं कि आप लोगों ने पढ़ा था फैराडे का नियम। फैराडे का नियम क्या बताता है कि जब किसी चालक तार को, चालक फैराडे ने ये नहीं बताया कि चालक आपने कॉपर का लेना है, चालक एल्यूमिनियम का लेना है, सिल्वर का लेना है, लोहे का लेना है, चालक कैसा भी हो। जब किसी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करवाया जाता है, अर्थात फ्लक्स परिवर्तन में रखा जाता है, ये बताया था फैराडे ने कि जब किसी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, गतिमान करवाया जाता है या किसी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में रखा जाता है, तो उस चालक में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये फैराडे ने बताया, लेकिन फैराडे ने ये तो नहीं बताया कि आप लोहे की कुछ चादर रखोगे, लोहे का टुकड़ा रखोगे। उसने सिर्फ ओनली चालक का नाम लिया था। यदि आपको फैराडे का नियम देखना है, फैराडे के नियम के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है, तो डीसी जनरेटर का पहला चैप्टर फैराडे का नियम ही था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। चलो फिर भी आप लोग इसकी परिभाषा देख रहे हैं, तो आज उसको ही सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो उसने क्या बताया कि जब किसी चालक तार को, चालक तार कोई भी हो, आज एक उस बात देखा चालक तार, यहाँ देखो चालक तार बताता हूं कि जैसे को दो पोल ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ये एन पोल लिया और ये एस पोल लिया। गौर से देखना, अब या तो आप इसमें कोई चालक तार रखो, कोई भी चालक तार रखेंगे। देखो यहां से कोई, जैसे इसमें चुंबकीय फ्लक्स कैसे ऐसे जा रहा है, एन से एस की ओर चुंबकीय फ्लक्स गतिमान रहेगा, स्थापित होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा रहेगी एन से एस की ओर। यहां कोई चालक तार आप लोगों ने रखा और आप इसको इसमें गतिमान करवाएंगे तो ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये तो था इसमें चालक तार में, लेकिन यहां ये पूछा जाए कोई लोहे का टुकड़ा, चादर या एल्यूमिनियम की चादर, लोहे की चादर कोई भी छोड़ दिया जाए, तो क्या इसमें ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा? होगा। तो यही वो सिर्फ चालक तार के बारे में बताया था। अब देखो मैं यहां बताता हूं आपको कि यहां कोई चालक तार ले लेते हैं, यहां कोई ऐसे लोहे की गोल चादर रख दी आप लोगों ने, इसमें लोहे की रख दी, एल्यूमिनियम की रख दी, जो भी रखी आप लोगों ने, चालक के बारे में रखा, और इसको यदि इसमें गतिमान करवाएंगे, इसको घुमाएंगे, गौर से देखना, इसमें इसको गतिमान करवाएंगे तो क्या इस चादर में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा? और दोस्तों जहां ईएमएफ उत्पन्न होता है वहां धारा अवश्य, सर्किट जब पूरा होता है धारा अवश्य पूरी होती है, धारा अवश्य प्रवाहित होती है। तो यही बात है यहाँ पे कि ये लोहे की चादर ली, एल्यूमिनियम की ले ली, कॉपर की ले ली, जो भी ले ली, इसको इसमें यदि फ्लक्स में गतिमान करवाएंगे तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। या फिर दूसरा बताओ आपको, किसी फ्लक्स परिवर्तन में आपको दूसरी बार बताऊं कि जैसे ये लोहे का टुकड़ा ले लिया आप लोगों ने, कोई, मैं भंवर धारा के बारे में बता रहा हूँ आपको, जैसे ये लोहे का टुकड़ा कोई छड़ ले लिया आपने लोहे की, जैसे ये मान लो कि पोल ले लिया कोई लोहे का, सॉफ्ट आयरन का या कास्ट आयरन का पोल ले लिया, उस पर वाइंडिंग तो करते हैं। उसी प्रकार ये है, जैसे आर्मेचर ले लिया, आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग करते हैं, वही बात आ गई। आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर खुद घूमता है, तो वही आर्मेचर वाली बात है कि आर्मेचर कहाँ घूमेगा? चुंबकीय फ्लक्स में घूमेगा, क्योंकि आर्मेचर चालक तार को घुमाता है। आर्मेचर कहाँ घूमेगा? चुंबकीय फ्लक्स में घूमेगा, तो आर्मेचर की वाइंडिंग में भी ईएमएफ उत्पन्न होगा। और आर्मेचर जिसका है, आर्मेचर किसका था? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का था, तो उसमें भी ईएमएफ उत्पन्न होगा। उसी प्रकार देखो मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे ये कोई लोहे की छड़ ले लिया, आपको भंवर धारा के बारे में बताऊँ कि अपन डीसी जनरेटर में कैसे उत्पन्न होती है, मशीनों में कैसे, इसके ऊपर आप लोगों ने वाइंडिंग करवा दी, ये आप लोगों ने वाइंडिंग कर दी। अब गौर से देखना, ये वाइंडिंग करने के बाद इसमें आप लोगों ने ये रियोस्टेट लगा दिया और ये एसी प्रवाहित करवा दी। कौन सी धारा प्रवाहित करवाएंगे? एसी, ये करवा दी। अब आप डीसी करवाओगे, डीसी से देखना, आप लोगों ने डीसी इसके अंदर प्रवाहित करवाई, चलो कोई बात नहीं है, ये मैंने एसी दिखा रखी है यहाँ पे, ये धारा की दिशा रहेगी और ये धारा की दिशा है। इसमें आप लोगों ने एसी प्रवाहित करवाई, तो एसी का चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा? मैंने आपको कल भी बताया था, इसकी पिछली वीडियो में बताया था कि एसी खुद परिवर्तनशील होती है। एसी का मान एवं प्रवाह दिशा समय के साथ बदलता रहता है, मान भी बदलेगा, 90 डिग्री तक फुल रहेगा, 90 डिग्री तक उसकी पीक वैल्यू रहेगी, 90 के बाद में डिग्री का मान बढ़ता है, 91, 92। जैसे यहाँ देखते हैं, ये भाग ऐसे मान लेते हैं, देखो इस भाग को दो पार्ट कर देते हैं, इसको घुमाते हैं, ये हिस्सा एन के संपर्क में, इसमें ईएमएफ का मान सबसे अधिक पॉजिटिव रहेगा, इसमें माइनस रहेगा, इसमें ईएमएफ का मान नहीं रहेगा। उसी प्रकार ये है। अब इसमें एसी करवाई, एसी प्रवाहित करवाई, तो एसी का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील भी रहेगा और इसकी दिशा भी बदलेगी। ठीक है, तो ये जो लोहे का टुकड़ा चुंबक बनता है,
इसमें चुंबकत्व ग्रहण करता है। तो कैसे करेगा चुंबकत्व ग्रहण? देखो इसमें क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित करवाते हैं तो इसके ऊपर बल लगता है, H लगता है। H का चुंबकन बल लगता है। H का मतलब है NI/L, ये है। इसको चुंबकन बल लगता है और चुंबकन बल से लोहे का टुकड़ा ये चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है और ये चुंबक बन जाता है। लेकिन अब है किसका? चालक ही तो है लोहा, ये है। तो क्या इस लोहे के टुकड़े में फैराडे का नियम सिद्ध नहीं होगा? क्योंकि इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा है? इस कॉइल का चुंबकीय फ्लक्स, इस कॉइल का चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों देखा जाओगे तो ऐसी होने के कारण इसका चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तनशील है, पॉजिटिव। इसकी पोलरिटी बदलती रहती है, मान भी बदलता रहता है। एक बार 90 डिग्री तक इसका मान, जैसे ये 80, ये AC आपके बताता हूँ आपको, AC है। यहाँ से जब इसकी AC चलती है तो 90 डिग्री आ गई, 90 डिग्री तक इसका मान अधिकतम रहेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम रहेगा इसका, किसका? कॉइल का, ठीक है। फिर 90 के बाद में धारा डिग्री घटती है, 91 92 जो आती है तो उसका मान भी घटता है, किसका? AC का, तो उसका चुंबकीय फ्लक्स भी कम हो जाता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। फिर दिशा कब बदलेगी? ये 180 आ गई, 180 डिग्री के बाद में धारा अपनी दिशा बदलेगी। जैसे यहाँ N बना था पहले, तो ये N और S बन गए, लेकिन 180 डिग्री के बाद में यही पोल S बन जाएगा और यही पोल N बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि दिशा बदल गई, धारा की दिशा पहले ऐसी थी, अब ऐसी होगी, ऐसे होगी तो ये NS बदल जाएंगे। तो क्या हुआ? फ्लक्स परिवर्तन हुआ, ठीक है। फ्लक्स परिवर्तन आप लोगों ने देखा कि d∅ हुआ, d∅ अपॉन रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अनुसार हो, d∅ अपॉन dt, ये किसका नियम था? ये E का नियम था, किसके अनुसार? फैराडे के नियम अनुसार। तो अब बताओ इस कॉइल में भी EMF उत्पन्न होगा, क्योंकि कॉइल भी फ्लक्स परिवर्तन में है, और इस लोहे की जो कोर रखी इसमें भी EMF उत्पन्न होगा। तो इस कोर में क्या प्रभाव हुआ? दो प्रभाव है, एक तो चुंबकत्व ग्रहण किया और दूसरा EMF उत्पन्न हो गया। और वो EMF उत्पन्न होगा तो इस लोहे की छड़ में धारा प्रवाहित होगी, वो धारा लोहे की छड़ में ऐसे घूमती रहेगी, यहाँ से पूरी लोहे की छड़ में, जैसे इसमें धारा क्या है, इसमें घूमने की तरह धारा ऐसे घूमती रहती है, ये ऐसे आ गई, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव से ऐसे आएगी, यहाँ से धारा ऐसे जाएगी, ये धारा ऐसे आएगी, ये धारा ऐसे जाएगी, तो धारा ऐसे घूमती रहेगी, इसमें धारा ऐसे घूमती रहेगी। तो इस लोहे की छड़ में भी धारा घूमती रहेगी, जिसको कहते हैं भंवर धारा, भंवरे की तरह घूमती रहती है इसके अंदर, जिसको कहते हैं भंवर धारा। अब सर्किट पूरा है, आप लोगों ने देखा होगा धारा जहां प्रवाहित होती है वहां ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो क्या इस लोहे के टुकड़े में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी? जितनी धारा का मान अधिक रहेगा उतना ही लोहे ऊष्मा का मान अधिक रहेगा, तो ये लोहे का टुकड़ा गर्म हो जाता है। अब बताओ किसके कारण हुआ? फ्लक्स परिवर्तन में इसको रखा, भंवर धारा उत्पन्न हुई, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो उस ऊष्मा के कारण उसको कहते हैं भंवर धारा हानि। अब बताओ इसमें अपने को EMF तो नहीं चाहिए, किसका EMF चाहिए? नहीं, लेकिन फैराडे का नियम सिद्ध हुआ कि इसको लकड़ी का बना दें, नहीं, लकड़ी का नहीं बना नहीं सकते, क्योंकि लकड़ी का बनाएंगे तो क्या हो सकता है आपको पता है, ये चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित नहीं करवाएगा। जब आर्मेचर सोच लो, आर्मेचर लकड़ी का बना दें तो आर्मेचर का मुख्य कार्य क्या है? चालक तारों को स्थान प्रदान करना, चालक तारों को चुंबकीय फ्लक्स में घुमाना। जब मैंने आर्मेचर पढ़ाया था तो आपको बताया था। और चुंबकीय फ्लक्स को जैसे ये लकड़ी का बना दें, जैसे यहाँ लकड़ी का ला दें तो ये चुंबकीय फ्लक्स है, ये इसके टकराएगा, फिर ये अपनी गति दिशा बदलेगा, ऐसे घूम के ऐसे जाएगा, ऐसे, तो यहाँ से मतलब सीधा नहीं जाएगा, अपना रास्ता बदल लेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स को इसके अंदर से धारा प्रवाहित, तो चुंबकीय फ्लक्स सीधा जाता रहेगा, क्योंकि लोहे का है, चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय पथ प्रदान करता है, तो ये सीधा जाता रहेगा। इसका मतलब कहते हैं ये लोहे का होना चाहिए। अब बताओ इसमें इतनी ऊष्मा उत्पन्न हुई और इसमें इतनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो इसलिए चुंबकीय फ्लक्स का मान भी अधिक रहेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अधिक है, मोटाई ज़्यादा है। अब गौर से देखो, मैं एक आपको और दूसरा चित्र बना के दिखाऊं, आपको समझ में आएगा कि भंवर धारा कैसे होती है। ये तो थी आपकी भंवर धारा, ठीक है। तो इसका मतलब कहते हैं कि इस नियम के अनुसार कोर में, चाहे वो आर्मेचर की हो, चाहे वो पोलो की हो, कहीं भी हो, इस नियम के अनुसार कोर से फैराडे के नियमानुसार जो आपको मैंने बताया था, उसके नियम कोर में EMF उत्पन्न होता है। और आर्मेचर कोर भी एक चालक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में घूमता रहता है, तो उसमें भी कोर में प्रवाहित धारा होने लग जाएगी, जिसको कहते हैं भंवर धारा, और जो व्यर्थ की ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसे भंवर धारा हानि कहते हैं। तो अब जितनी विद्युत इसमें जितनी मतलब विद्युत ऊर्जा इसमें प्रवाहित करवाई, जो जिसने व्यर्थ की ऊष्मा उत्पन्न की, इसमें चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण हुआ, EMF उत्पन्न हुआ, तो वो विद्युत ऊर्जा कहाँ गई? वो व्यर्थ के रूप में, ऊष्मा के रूप में बदल गई। तो विद्युत ऊर्जा का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? विद्युत ऊर्जा का लॉस हुआ, क्योंकि इसमें EMF उत्पन्न हुआ, इसको चुंबकत्व ग्रहण किया, विद्युत ऊर्जा का लॉस हुआ। और जो लॉस क्या होगा, वो इसमें विद्युत ऊर्जा की आउटपुट जो मिलती है उसको कम कर देगा। इसलिए कहते हैं आर्मेचर कोर में EMF और धारा प्रवाहित होने से विद्युत शक्ति की खपत होती है, उस खपत को कहते हैं भंवर धारा हानि। अब बताओ भंवर धारा हानि, इसमें यदि मतलब कि भंवर धारा हानि कम उत्पन्न हो, भंवर धारा हानि कम उत्पन्न हो, उसके लिए क्या करेंगे? गौर से देखना।
एक टुकड़ा और बनाया इसके बराबर में मैंने, जिसका मैंने मोटाई कम कर दी। ठीक है, गौर से देखो, इसकी मैंने मोटाई कम कर दी। अब कम कर दी, इसके ऊपर वही वाइंडिंग कर दी, सेम वही वाइंडिंग की है और वही विद्युत धारा प्रवाहित करवाई इसके अंदर। ठीक है, और ये ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित करवाई। अब गौर से मेरे को ये बताना कि धारा जब यहाँ से प्रवाहित हो रही है ऐसी है, सेम ऐसी हो रही है, कौन सी, वही ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित करवाए हैं और धारा की दिशा यही रहेगी। पहले यही थी, क्योंकि धारा की दिशा बदलती रहती है और धारा की दिशा यही रहती है इसके अंदर, ये ऐसे। तो अब भंवर धारा कौन से मतलब कि जो कोर लिया आपने, ये कोर का टुकड़ा लिया है, कौन से में विद्युत धारा अधिक होगी, भंवर धारा इसमें अधिक होगी, इसमें कम होगी। जहां भंवर धारा कम होती है वहां व्यर्थ की ऊष्मा कम उत्पन्न होती है, क्योंकि उतना ही चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण करेगा। ये फ्लक्स तो पूरा रहेगा, लेकिन इसमें क्या है कि ईएमएफ का मान कम उत्पन्न होगा, और ईएमएफ का मान कम उत्पन्न होगा क्योंकि ईएमएफ का मान भी इसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ईएमएफ का मान कम उत्पन्न होगा तो धारा भी कम उत्पन्न प्रवाहित होगी, धारा कम होगी तो ऊष्मा भी कम उत्पन्न होगी। इसका मतलब ये एक टुकड़ा ही ले लिया। अब एक टुकड़ा और बनाऊं आपको, एक और लेते हैं, देखो गौर से देखना। एक कोर ये ले लिया आप लोगों ने, पूरी समझाऊंगा आपको लोगों को। एक कोर ये ले ली, इस पर भी वही वाइंडिंग कर दिया आप लोगों ने। चलो ये वाइंडिंग कर दी, ये रियोस्टेट लगाया और वही एसी इसके अंदर लगा दी, ये धारा आ गई। अब बताओ, इसके तीनों की बात है, तीन सर्किट आपके सामने बना रखे, एक ये। सबसे कम भंवर धारा कहाँ होगी, क्योंकि सबसे कम ईएमएफ उत्पन्न कहाँ होगा, इस लोहे के कोर में होगा। इसमें अधिक होगा, इसमें अधिक होगा, तो इसमें भंवर धारा अधिक होगी तो भंवर धारा हानि अधिक रहेगी। सबसे कम गर्म कौन सा होगा, यहां कम ऊष्मा उत्पन्न होगी, यहां इससे अधिक होगी, इससे अधिक होगी, तो ये सबसे अधिक होगा। ठीक है, ये सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा तो भंवर धारा सबसे अधिक होगी, यहां होगी। अब एक छोटा सा और बनाता हूं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये ले लिया, फिर मैं आपको इसकी कमी बताता हूं। ये तो फायदे देख रहे हैं अपने कि वो ऊष्मा कम उत्पन्न कर रहे हैं। इसके ऊपर भी वही वाइंडिंग कर दी और ये सर्किट पूरा कर दिया और वही एसी लगा दिया आप लोगों ने। ठीक है, और ये लगा दिया एसी। अब देखो, गौर से देखना कि नुकसान कहाँ है और फायदा कहाँ है, आप लोगों को समझ में अब अच्छी तरह से गौर से देखना, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इसको समझने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपको समझा रहे हैं, तो वीडियो लाइक तो आपका है कि बंदा लाइक तो कर दिया करो। और दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो, यहां से देखो, इसमें सबसे कम ऊष्मा उत्पन्न होगी क्योंकि भंवर धारा भी कम है। इसमें इससे अधिक होगी, इसमें इससे अधिक हो, सबसे अधिक इस मतलब इस कोर में अधिक होगी। ये तो थी बात। लेकिन इसमें से चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण हुआ, चुंबकत्व को धारण करके चुंबकीय फ्लक्स बनाया, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का निर्माण हुआ, तो इसमें अधिक होगा, इसमें अधिक होगा। इसमें चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण ही नहीं होगा क्योंकि पतली सी कोर बना दी तो चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स ही कम होगा तो मशीन की क्षमता दक्षता घट गई, घटी कि नहीं घटी। लेकिन एक फायदा ये हुआ कि भंवर धारा हानि कम होगी, लेकिन दूसरा नुकसान हो गया, कौन सा, कि चुंबकीय फ्लक्स नहीं बना, क्योंकि इसका चुंबकीय फ्लक्स मजबूत रहेगा, इसका इससे कम मजबूत रहेगा, इससे, और इसमें चुंबकीय फ्लक्स का नाम मात्र का रहेगा, क्योंकि एक पतली चद्र के रूप में भी ले लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब देखो बात आ गई, अपने को क्या चाहिए कि भंवर धारा हानि भी कम हो, एक बात, और दूसरी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान भी अधिक हो, क्योंकि चुंबक का निर्माण करेगा। चुंबकीय फ्लक्स का रास्ता कौन देगा, ये सबसे अधिक। यदि आर्मेचर रहते तो चुंबकीय फ्लक्स का रास्ता ये सबसे अधिक देगा, ये कम देगा, ये कम देगा, और यदि ये कम देगा तो चुंबकीय फ्लक्स का रास्ता जाएगी नहीं चुंबक से, तो ये रास्ता कम प्रदान करेगा। कम रिलेक्टेंस का मार्ग, ये सबसे अधिक रिलेक्टेंस पैदा करेगा, ये इससे कम करेगा, ये इससे कम करेगा, ये सबसे कम रिलेक्टेंस का मार्ग प्रदान करेगा। इसलिए आर्मेचर की कोर यदि पूरे आर्मेचर को लोहे का ही बना दिया जाए, गौर से देखना, आर्मेचर पूरा लोहे का बना दिया जाए, तो फिर क्या होगा, भंवर धारा हानि सबसे अधिक होगी, और वो कोर इतनी भयंकर गर्म हो जाएगी कि वाइंडिंग को तुरंत ही जला देगी, चलने नहीं देगी। 2-4 मिनट अपना आर्मेचर चलेगा, फिर वाइंडिंग जल जाएगी। इसलिए उस कोर को पतली पतली बनाते हैं। अब पतली बना दी तो क्या इस कोर को भी पतली बना दें, क्योंकि पतली बनाने से नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या करेंगे, इस कोर को क्या करेंगे, देखो यही कोर लेते हैं, कौन सी, यही कोर लेते हैं मोटी बड़ी। चलो ये कोर ले ली और इसको पतले पतले टुकड़ों में काट लिया। ये पतले पतले टुकड़ों में काट लिया, बिल्कुल एक एक चद्र जैसे लेते हैं ना, एक एक चद्र ले ली। मतलब अब क्या करेंगे, इस कोर को बिल्कुल बारीक पतले चद्र के रूप में काट लिया, बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप बना ली। गौर से देखना, अब बिल्कुल स्ट्रिप बनाई
तो क्या हुआ, एक स्ट्रिप काम में, और सारी स्ट्रिप एक स्ट्रिप काम ही नहीं ले सकते क्योंकि अपने को मोटी चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स चाहिए। इन सारी पतली पतली जो स्ट्रिप बनाई, पतली पतली चादर के रूप में लोहे के टुकड़े की काटा, एक एक काट लिया। काटने के बाद क्या करेंगे, प्रत्येक को इंसुलेशन कर देंगे, वार्निश में डुबाया, प्रत्येक चादर काटी। जैसे आर्मेचर की कोर कैसी होती है आपको बताया था ना मैंने आपको, आर्मेचर की कोर कैसी होती है, ये आर्मेचर की कोर ऐसी होती है और इसके ऊपर खांचे कटे होते हैं ऐसे, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करनी है। ये खांचे कटे होते हैं ऐसे, ऐसे खांचे कटे होते हैं और ये बीच में साफ्ट होते हैं ऐसे। ये एक है, एक स्ट्रिप, इस प्रकार की कई स्ट्रिप लेंगे ऐसे और सारी स्ट्रिपों को एक जगह इकट्ठा करके लंबी बना देंगे ऐसे सारी स्ट्रिप, और ये इसके स्लॉट काट दिए। तो अब क्या करेंगे, इन स्ट्रिपों को वार्निश में डुबोएंगे। वार्निश में डुबोएंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ इंसुलेशन लग जाएगा इसके। गौर से देखना, दोनों तरफ क्या लगेगा, उसको बाहर सपोर्ट देंगे, बिल्कुल पतली परत जम जाएगी। दोनों तरफ सारी चादरें लेंगे, इस प्रकार की चादरें काटेंगे। ये मैंने आपको ये छड़ दिखाई, इस प्रकार की गोल चादरें काटेंगे और दोनों तरफ क्या लेंगे, क्योंकि गोल आर्मेचर गोल होता है, उसको दोनों तरफ इंसुलेशन डुबोगे, दोनों तरफ इंसुलेशन लगा देंगे। फिर क्या होगा, उन सबको एक साथ इकट्ठा कर देंगे। अब गौर से देखना, एक स्ट्रिप, क्योंकि सारी स्ट्रिप कहाँ देंगे, यही आर्मेचर की कोर होती है। देखो ये आर्मेचर की कोर चुंबकीय फ्लक्स में ऐसे घूमेगी, देखो ऐसे घूमेगी, ये कोर भी घूमेगी। इस प्रकार का लंबा होता है ये इस प्रकार का लंबा होता है, इस प्रकार यहाँ ऐसे होता है, और ये ऐसे ऐसे, तो ये बहुत पीछे पीछे ऐसे लंबा होता है, ये होता है ऐसे। तो फिर क्या होगा, ये सारी घूमेंगी तो प्रत्येक स्ट्रिप में फैराडे के नियम अनुसार ईएमएफ उत्पन्न होगा और प्रत्येक पत्ती में क्या होगा, भंवर धारा उत्पन्न होगी और प्रत्येक पत्ती गर्म होगी। लेकिन सर्किट तोड़ दिया आप लोगों ने। सर्किट का एक पत्ती के दोनों तरफ क्या लगा दिया, एक स्ट्रिप बनाई, कोर बनाई आर्मेचर की, पत्ती के दोनों तरफ क्या, एक कोर के दोनों तरफ इंसुलेशन लगा दिया। तो एक कोर की धारा एक में ही रहेगी, दूसरे में नहीं जाएगी। तो इस कोर में देखो ये है ना, इस कोर में क्या होगा, भंवर धारा सबसे कम उत्पन्न होगी। तो इस कोर में भी भंवर धारा सबसे कम उत्पन्न होगी। एक कोर की भंवर धारा दूसरे में नहीं जाएगी तो वहां क्या होगा, भंवर धारा जुड़ेगी नहीं। भंवर धारा को तोड़ दिया, सर्किट तोड़ दिया आप लोगों ने, तो भंवर धारा यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। सबसे कम होगी, फिर दूसरी में सबसे कम होगी, तीसरी में सबसे कम होगी, तो स्ट्रिप गर्म नहीं होंगी, ये आर्मेचर कोर गर्म नहीं होंगी। तो क्या कह सकते हैं कि भंवर धारा हानि को कम कर दिया। अब कैसे किया कि पतली पतली पत्तियां प्रयोग करके आप लोगों ने, ठीक है, पतली पतली पत्तियां प्रयोग करके आप लोगों ने भंवर धारा हानि के मान को कम कर दिया। अब सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया तो वो ये इतना मोटी हो गई, ये हो गई इतनी मोटी, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी अधिक से, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान भी अधिक से अधिक हो गया और इसको चुंबकीय फ्लक्स को मैग्नेटिक पाथ भी अच्छी तरह से खासा मिल गया, कम रिलक्टेंस का मार्ग प्रदान हो गया और ये चुंबकीय फ्लक्स भी आसानी से चला जाएगा, क्योंकि ये लंबा होगा ना, चुंबकीय फ्लक्स भी आसानी से चला जाएगा, भंवर धारा हानि भी कम होगी और आपका काम भी चलेगा। मशीन की क्षमता दक्षता भी नहीं घटी, लेकिन मशीन में ऊष्मा भी कम उत्पन्न होगी क्योंकि भंवर धारा कम होगी। इसलिए कहते हैं कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए क्या करेंगे, आर्मेचर कोर को पतली पतली चादर के रूप में काटेंगे, फिर उनके दोनों तरफ इंसुलेशन लगाएंगे और फिर इकट्ठा करेंगे, नट बोल्ट रिवेट की तरह टाइट करेंगे, फिर खांचे काट के आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित कर देंगे। इसलिए कहते हैं आर्मेचर को कैसे बनाया जाता है, पतली पतली पत्तियों के रूप में बनाया जाता है। अब बात आती है कि पत्तियों की मोटाई क्या रखेंगे, बात आती है ना, पत्तियों की मोटाई क्या रखेंगे। तो मोटाई आपको बताता हूँ कि इन पत्तियों की मोटाई कौन सी, जो ये पत्ती लगा रखी इनकी मोटाई 0 लिख लेना, 3-5 mm से 0.5 mm तक रखी जाती है। कितनी रखी जाएगी, ये 0.35 mm से 0.5 mm। काफी बार क्वेश्चन आ गया कि आर्मेचर कोर की, आर्मेचर पटलन की मोटाई क्या होती है, काफी बार आ गया क्वेश्चन, 0.35 mm से 0.5 mm तक। अब उससे मोटी रखेंगे, गौर से देखना, उससे अधिक रखेंगे, देखना गौर से, उससे अधिक रखेंगे, ये इसकी मोटाई अधिक रख देंगे तो भंवर धारा हानि का मान बढ़ जाएगा। इससे कम रख देंगे तो वो जो चुंबकीय पाथ जो पथ मिला है कम रिलक्टेंस का, वो कम रिलक्टेंस का मार्ग पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होगा, पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होगा, तो वहां मशीन की क्षमता दक्षता घट जाएगी। तो मिनिमम कितने रखेंगे, मिनिमम 0.35 mm और मैक्सिमम रखेंगे 0.5 mm। कभी कभी एसी मशीन में 0.6 भी आ सकता है, एसी मशीन पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन डीसी मशीन के आर्मेचर में यही होती है, चाहे वो मोटर हो चाहे जनरेटर हो। ये तो थी आपकी भंवर धारा हानि, ठीक है। तो इसमें शुरू में क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब किसी लोहे की चादर को, या शुरू में लिख लो कि जब किसी चालक तार को या किसी धातु के टुकड़े को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है या फिर
चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में इसको रखा जाता है तो फैराडे के नियमानुसार उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। एक बात तो ये लिख लो। उसके बाद आता है कि आर्मेचर, फैराडे के नियमानुसार आर्मेचर कोर हो, आर्मेचर कोर में क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगी। और आर्मेचर कोर, क्योंकि आर्मेचर कोर में ईएमएफ उत्पन्न क्यों होगा, क्योंकि वो भी एक कोर भी एक चालक है जो कि चुंबकीय फ्लक्स में घूमता है। तो आर्मेचर कोर में उत्पन्न ईएमएफ के कारण कोर में धारा प्रवाहित होने लगती है जिसको भंवर धारा कहते हैं, और ये विद्युत ऊर्जा की खपत होती है उसको कहते हैं भंवर धारा हानि, जो व्यर्थ की ऊष्मा उत्पन्न करती है। अब बताओ विद्युत ऊर्जा की जो खपत हुई, इसको मतलब कि इसमें जो भंवर धारा उत्पन्न हुई फैराडे का नियम सिद्ध हुआ, वो खपत किसमें लिख दो, विद्युत ऊर्जा की जो खपत होती है वो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो उस विद्युत ऊर्जा का लॉस होता है जिसको कहते हैं भंवर धारा हानि। अब मुद्दा ये आता है कि भंवर धारा हानि मशीन में कितनी होती है, तो कुल हानि का एक काफी बार क्वेश्चन आ गया, भंवर धारा हानि कुल हानि का 20% से 30% होती है। जितनी हानि होगी उससे 20 से 30% कौन सी हानि होगी, भंवर धारा हानि होगी। और 20 से, और ये देखो एक बार जब इसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में रखी जाती है, घूम जाती है, तो एक बार ही उत्पन्न होती है, पूरी मशीन जब तक चलती रहेगी इसका मान नहीं बदलेगा। इसलिए कहते हैं कौन सी हानि है, ये कोर हानि है, ये स्थिर हानि है। देखो ये कांस्टेंट लॉस है। ये मशीन जब एक बार मशीन का जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मशीन बनाते हैं, कोर की मोटाई क्या रखी, तो मशीन बनाते समय निर्धारित हो जाती है कि भंवर धारा इतनी होगी, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर 50 से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी इतनी होगी तो उतनी रहेगी, तो मशीन में स्थिर हानि होती है, ठीक है। अब देखो भंवर धारा हानि का मान किसके ऊपर डिपेंड कर गया। अब गौर से देखो, फ्लक्स परिवर्तन अधिक हुआ, तो फ्लक्स परिवर्तन अधिक कब होगा, जब धारा में परिवर्तन अधिक होगा। धारा में परिवर्तन अधिक कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी अधिक होगी। तो फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो देखो गौर से देखना, फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, एफ का मान अधिक होगा, तो क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन डी फाई अधिक होगा, डी फाई अधिक होगा। डी फाई का मान अधिक होगा तो एडी करंट, ठीक है ना, एडी करंट अधिक होगा, और एडी करंट अधिक होगा। देखो आई का मान अधिक होगा तो क्या होगा, गौर से देखना, डब्ल्यू सी का मान अधिक हो, डब्ल्यू सी में एडी करंट का मान, डब्ल्यू ई का मान अधिक होगा, डब्ल्यू ई का मान है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो सबसे पहले डिपेंड किसके ऊपर कर गया, फ्रीक्वेंसी पर। तो भंवर धारा हानि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, ठीक है ना, भंवर धारा हानि एफ पर निर्भर करती है। एक तो बात यह, अब कैसे निर्भर करेगी वो आपको बताऊंगा मैं। दूसरी बात आ गई इसकी मोटाई पर, इसके आयतन पर निर्भर करती है। मोटाई जितनी अधिक रहेगी उसके ऊपर निर्भर करेगी। तो क्या लिखेंगे, इसका फ्लक्स परिवर्तन कितना है वो बाद की बात है, लेकिन मोटाई देखो, ये मोटाई कम थी तो कम हुई, मोटाई अधिक है तो अधिक हुई। तो इसका मतलब इसके आयतन पर निर्भर करती है, वी वॉल्यूम पर निर्भर करती है। एक ये दो बातें आ गई। तीसरी बात, फ्लक्स कितना था, फ्लक्स अधिक था, फ्लक्स परिवर्तन अधिक, फ्लक्स का मान कितना अधिक था, इसने जो कॉइल ने बनाया वो कितने, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो तीसरी बात आ गई बी पर, बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये तो अब बात आ गई इसका आयतन। देखो एक तो मोटाई और एक उसका पूरा आयतन, लंबाई चौड़ाई कितनी है। एक तो मोटाई इतनी मोटी हो लेकिन पतली इतनी हो, लेकिन ये इतनी मोटी इतनी पतली हो तो बात अलग है ना। तो इसकी मोटाई पर निर्भर, एक इसका आयतन पर, और एक होती है इसकी थिकनेस, मोटाई पर निर्भर करती है, ठीक है ना। एक वॉल्यूम आयतन पर, मोटाई पर, और इसके फ्लक्स घनत्व पर, इसकी फ्रीक्वेंसी, चार बातों पर डिपेंड करती है भंवर धारा हानि, ठीक है। तो ये तो बात इसकी भंवर धारा हानि किन किन पर डिपेंड करती है। तो लिख लेना कि भंवर धारा हानि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, भंवर धारा हानि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पर डिपेंड करती है, भंवर धारा हानि इसकी मोटाई पर निर्भर करती है, और भंवर धारा हानि इसके आयतन पर भी निर्भर करती है, और आयतन पर हिस्टैरिसीस हानि भी निर्भर करती थी, ठीक है। तो ये इसकी बात होगी कि भंवर धारा हानि। अब इसका सूत्र लिख लो, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आपको बताऊंगा जो फॉर्मूला क्या है। देखो इसको डब्ल्यू ई से दर्शाते हैं, लिख लेना इसको डब्ल्यू ई से रिप्रेजेंटेड करते हैं। एक तो बात आ गई, इसकी इकाई वाट होती है, इसको वाट में नापते हैं। इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई वाट होती है, ये इकाई है इसकी। दो बातें यहाँ आ गई। डब्ल्यू ई बराबर क्या लिखें, डब्ल्यू ई बराबर बी की स्क्वायर, बी मैक्सिमम, बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी बी है, फ्लक्स डेंसिटी बी एफ स्क्वायर और टी स्क्वायर, और ये वाट,
ये इसका फॉर्मूला है। तो काफ़ी बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है, देखो परीक्षा में क्वेश्चन क्या आता है वो देखो, यदि किसी मशीन में फ्रीक्वेंसी के मान को 2 गुना कर दिया जाए, गौर से देखना, किसी मशीन में फ्रीक्वेंसी के मान को या फिर आर्मेचर की फ्रीक्वेंसी 2 गुना हो जाए, गौर से ना, आर्मेचर की फ्रीक्वेंसी 2 गुना अधिक हो जाए तो भंवर धारा हानि का मान क्या होगा, भंवर धारा हानि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 दूनी 4 गुना, क्योंकि ये स्क्वायर लगा है, ठीक है ना। तो ये हो गया कि WE समानुपाती एफ स्क्वायर। तो WE का मतलब एक तो ये लिखना, WE समानुपाती एफ स्क्वायर, भंवर धारा हानि, WE एडी करंट, भंवर धारा हानि फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होती है, लिख लेना, भंवर धारा हानि फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होती है, भंवर धारा हानि इसकी मोटाई के वर्ग के समानुपाती होती है, थिकनेस T, और भंवर धारा हानि E समानुपाती होती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के स्क्वायर के समानुपाती होती है। 3 बातें अवश्य लिख लेना, ठीक है। भंवर धारा हानि फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती, भंवर धारा हानि उसकी कोर की मोटाई के वर्ग के समानुपाती, और भंवर धारा हानि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी के वर्ग के समानुपाती होती है। एक तो बात, ये तीनों चीजें काफी बार परीक्षा में ही। तो यदि मोटाई 2 गुना बढ़ा दी जाए, गौर से देखिए कि मोटाई थिकनेस 2 गुना बढ़ा दी जाए तो भंवर धारा हानि 4 गुना हो जाएगी। फ्लक्स डेंसिटी का मान 2 गुना कर दिया जाए तो भंवर धारा हानि 4 गुना हो जाए। उसको आधा कर दिया जाए तो 1/4 भाग बचेगा। यदि फ्रीक्वेंसी के मान को आधा कर दिया जाए 1/4 भाग हो जाएगी। और अब बताओ क्या डीसी में भंवर धारा हानि होगी? नहीं होगी, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी का मान 0, तो ईडी करंट का मान 0, ठीक है ना। एडी करंट का मान 0, फ्रीक्वेंसी का मान 0, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले डिपेंड किस, और फ्लक्स परिवर्तन का फ्लक्स घनत्व नहीं है, ये बी का मान नहीं है, तो भंवर धारा हानि 0। सबसे पहली बात आ गई, ये ओनली सिर्फ एसी में ही उत्पन्न होती है। होगी बात, कहाँ होगी? लोहे के भाग में होगी, ठीक है। ये तो थी बात इनकी। तो भंवर धारा हानि को कम कैसे कर सकते हैं? कोर की मोटाई कम करके, और अपने पास कोई इलाज नहीं है। अपने पास फ्रीक्वेंसी रहेगी, फ्लक्स घनत्व रहेगा, उनको कम करेंगे तो मशीन। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और मेरे सामने मतलब आ गया है कि यदि कोर में एडी करंट लॉस होता है, फैराडे के नियमानुसार होता है, तो देखो हिस्टैरिसीस लॉस की बात अलग थी चुंबकित अनचुंबकित करने में। फिर भी बता देता हूं, यदि कोर में एडी करंट लॉस होता है और हिस्टैरिसीस लॉस होता है, दोनों बातें करते हैं, तो कोर लोहे की क्यों बनाई? बात तो है कि कोर लोहे की क्यों बनाई? आर्मेचर कोर लकड़ी की बना सकते हैं, आर्मेचर लकड़ी का बना सकते हैं, किसी इंसुलेटेड मटेरियल का बना सकते हैं। आपको पता होगा कि इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, धारा चलेगी, चुंबकित अनचुंबकित करने में हिस्टैरिसीस हानि जाएगी। तो हानि हो ही गई, तो बात आती है कि इसको लोहे की क्यों बनाया? तो देखो दोस्तों, लोहे की बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो लोहा क्या होता है? हीट ट्रांसफर कर लेता है। जैसे आर्मेचर, ये आर्मेचर है, ये कोर पतली पतली स्ट्रिप करके बना दिया, इस पर वाइंडिंग कर दी, तो आपको पता है कि जहां विद्युत धारा प्रवाहित होगी वहां ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो कोर में ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो वो ऊष्मा किसको देगी? वाइंडिंग में ऊष्मा उत्पन्न होगी, क्योंकि वाइंडिंग में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आर्मेचर वाइंडिंग में, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा कहाँ जाएगी? ऊष्मा यदि कोई दूसरा पदार्थ लेने वाला नहीं होगा, ग्रहण करने वाला, तो कोर की वाइंडिंग की ऊष्मा वाइंडिंग में रहेगी, और वाइंडिंग इतनी भयंकर गर्म हो जाएगी, जल जाएगी। इसलिए वाइंडिंग में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो कोर ले लेता है, और कोर हवा में घूमते रहो, आदान प्रदान कर देते हैं। इसलिए कोर के अंदर क्या है? आर्मेचर के अंदर डक्ट्स बनाए जाते हैं, हवा वायु गैप बनाए जाते हैं, क्योंकि वो कोर ठंडी होती रहे। इसलिए कहते हैं एक तो ऊष्मा का स्थानांतरण करने के लिए, इस ऊष्मा अपने अंदर ग्रहण करती है। वाइंडिंग की किसकी? वाइंडिंग ऊष्मा अपने अंदर लेगी और बाहर देगी। ऊष्मा का स्थानांतरण करने के लिए आपसे पूछे कि यदि कोर को लकड़ी का बना दिया जाए, आर्मेचर लकड़ी बना दिया, क्या होगा? एक तो क्या होगा, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स जो भी रहेगा, ये इसको चुंबकीय फ्लक्स का चुंबकीय पाथ, मैग्नेटिक पाथ नहीं मिलेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय पथ प्रदान करने के लिए लोहे की बनाई जाती है। दूसरी बात, एक हीट ट्रांसफर करने के लिए, मतलब कि हीट ट्रांसफर करने के लिए भी लोहे के बनाए जाते हैं। दो तो ये मुख्य कारण हो गए, यही आपके सामने आते हैं। फिर कहोगे चालक तार को तो लकड़ी का भी घुमा देगा, लकड़ी का आर्मेचर नहीं तो चालक तार घुमा देगा। तो आर्मेचर का मुख्य कार्य यही था, ठीक है। तो अब देखते हैं अगली हानि, जो यांत्रिक हानि देखते हैं, ठीक है। कौन सी हानि देखेंगे? यांत्रिक हानि। बस 2 बातें और लिखेंगे, फिर आज की स्थिर हानियां पूरी हो जाएंगी। ये इस हानि में कौन सी? एक तो आगे लौह हानि, दूसरी आती है यांत्रिक हानि, यांत्रिक क्षति आती है, मैकेनिकल लॉस आती है। मैकेनिकल लॉस पढ़ेंगे। देखो आपको मैंने बताया कि मैकेनिकल लॉस भी एक प्रकार की कांस्टेंट लॉस होती है, लेकिन इस लॉस को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन से को? मैकेनिकल लॉस को। ये लॉस 2 भागों में बांटेंगे आपको। इसको मैंने आपको कल भी लिखाया था
कि मैकेनिकल लॉस एक तो होती है विंडोज लॉस, एक तो विंडोज लॉस आपको हमने बताया था कि मैकेनिकल लॉस कितने प्रकार के होते हैं, एक विंडोज लॉस होती है और एक फ्रिक्शन लॉस होती है। इनके बारे में देखते हैं। विंडोज लॉस को कहते हैं वायु घर्षण हानि। देखो वायु घर्षण हानि, और इसको कहते हैं सिर्फ ओनली सम घर्षण हानि। फ्रिक्शन जहां घर्षण होता है, घर्षण हानि। दो हानि देखते हैं। देखो वायु का मतलब आप लोगों ने देखा कि आर्मेचर फ्री घूमता है, किसी के साथ संपर्क में नहीं होता है। आर्मेचर घूमता है तो उसके अंदर देखो आर्मेचर, ये आर्मेचर है, आर्मेचर और चुंबकीय पोलों के बीच में हवा का ही है वायु गैप, तो इसमें क्या है, हवा है। आर्मेचर घूमेगा, इस हवा को काटेगा, हवा के साथ घर्षण होगा। तो विंडोज लॉस के बारे में लिख लो कि ये हानि आर्मेचर के वायु घर्षण से उत्पन्न होती है। आर्मेचर घूमेगा, वायु के साथ टकराव होगा और उससे उत्पन्न होगी। लेकिन वायु के साथ टकराव होगा तो ऐसा नहीं कि लोड बढ़ेगा तो ये घटेगी, लोड बढ़ेगा तो बढ़ेगी, नहीं, लोड से इसका कोई संपर्क नहीं है, सिर्फ ये ओनली वायु के घर्षण से होती है। इसलिए ये एक प्रकार की स्थिर हानि है। आर्मेचर 1500 आरपीएम पर घूमता है तो 1500 आरपीएम में घूमेगा, और जितना उसके साथ घर्षण होगा वो शुरू में घर्षण उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद में वो एक चक्र बना लेता है और उसके बाद में हानि नहीं होती है। तो ये हानि लिख लेना, ये हानि आर्मेचर के, ये क्षति आर्मेचर के वायु के घर्षण से होती है। दूसरी बात घर्षण हानि। अब देखो घर्षण और कहाँ होता है, बेरिंग होता है, बेरिंग होता है, बेरिंग में शाफ्ट होती है, शाफ्ट घूमेगी, बेरिंग घूमेंगे, शाफ्ट और बेरिंग के बीच में घर्षण होगा, ठीक है ना। तो ये हानि कहाँ होगी, ये हानि घर्षण से होगी, ये हानि घर्षण से होगी। किस किस के घर्षण से, बेरिंग के घर्षण से होगी। कम्यूटेटर और ब्रूस, कम्यूटेटर घूमेगा, ब्रूस स्थिर है, तो कम्यूटेटर ब्रूस के बीच में घर्षण होगा, तो कम्यूटेटर और ब्रूस के घर्षण से होती है और बेरिंग के घर्षण से होती है। ये भी हानि गति पर डिपेंड करती है, स्पीड कितनी होती है, लेकिन लोड का इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए गति लगभग सभी मशीनों की स्थिर रखी जाती है, इसलिए ये हानि भी स्थिर होती है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यांत्रिक हानि का नो लोड से फुल लोड तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये लगभग स्थिर होती है। दोस्तों ये तो थी आपकी स्थिर हानि, कौन सी, कांस्टेंट लोड पर पड़ रही थी। लेकिन अब अगले वीडियो में क्या देखेंगे कि ये देखेंगे कि वेरिएबल लॉस क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो दोनों हानियां होती हैं जो कि परीक्षा में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, इनके बारे में अच्छी तरह समझ गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको बताया कि कल जो वीडियो करवाया था हमने, इससे पहले वीडियो से बताया कि अगले वीडियो में कांस्टेंट लॉस कंप्लीट हो जाएगी, तो आज कांस्टेंट लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इससे अगले वीडियो में देखेंगे वेरिएबल लॉस कितने प्रकार के होते हैं मशीनों में। और दोस्तों ये जो हानियां पड़ी हैं ये सभी मशीनों की पड़ी है कि आर्मेचर की पड़ी है, ठीक है। तो बस यही है कि इन हानियों को कैसे कम करेंगे और किस प्रकार उत्पन्न होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।